we start our new chapter friction, right? हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में हमने फ्रिक्शन के बारे में छोटा सा टॉपिक डिस्कस करा था, फ्रिक्शन होता क्या है। पर अब हम फ्रिक्शन का फुल चैप्टर स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, जो भी होगा उसमें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले फ्रिक्शन आपको पता है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, आपको पता है कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन क्या है? जो मोशन का अपोज करता है, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, जब हम मोशन हो रहा है तो उसको क्या है, रोकता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, लगता है। क्लियर? फिर उसके बाद जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है दो सरफेस के बीच में। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब दो सरफेस है मेरे पास, ठीक है, एक ये सरफेस एक ये, जब ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच का जो होगा, जो इनका बीच का पार्ट है, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तभी तो जब मोशन हो रहा है तो वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? स्टॉप करता है, अप्लाई होता है तो उसको रोकता है, मोशन को ये रोकता है। क्लियर? फिर उसके बाद इसमें हम पहले मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि जब हम एक बॉल है रोल हो रही है, जब एक बॉल एक सरफेस पे रोल हो रही है, वो रोल होते होते क्यों रुक जाती है? क्या रीजन है क्यों रुकती है? क्या रीजन होगा कि वो बॉल है कि अपने आप ही चलते चलते रुक जाती है? और उसके बाद यदि मैं एक गाड़ी मूव कर रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, तो हम जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी क्यों रुक जाती है? क्या रीजन है? उसका रीजन एक फ्रिक्शन है। उसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन है। क्योंकि जब मैं गाड़ी मूव करती हूँ, गाड़ी हम चला रहे हैं, जब हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक और इसमें फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, ब्रेक और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, जो टायर्स को मूव करने में क्या करता है? रोकता है। जो टायर्स के मोशन को क्या कर देता है? रोक देता है। ये क्यों रुकता है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण रुकता है, क्योंकि फ्रिक्शन किसको? मोशन का अपोज करता है। क्लियर? उसके बाद जो बॉल है वो रोल हो रही है, ठीक है, रोल होते होते वो स्टॉप हो जाती है, धीरे धीरे रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि जो बॉल के सरफेस है और नीचे जो फ्लोर का सरफेस है उनके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो बॉल को रोकता है, क्योंकि उसका मोशन को क्यों रोक रहा है? क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद देखो, the friction force refers to the force generated by two surface। जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके द्वारा जनरेट हो रहा है? टू सरफेस के द्वारा जनरेट हो रहा है। दो सरफेस होने ही चाहिए तब फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, राइट? दैट कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। स्लाइड हो रही है, उनके ऊपर मूव हो रहे हैं ना। जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और स्लाइड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तब क्या मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्लियर? फिर देखो, फ्रिक्शनल फोर्स रेफर्स टू द फोर्स जनरेटेड बाय द टू सरफेस से जनरेट हो रहा है। उसके बाद दैट कांटेक्ट, जब वो कांटेक्ट में आते हैं एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट में समझ में आया? फिर वो क्या कह रहे हैं कि जब वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, मोशन को वो रोकता है। फिर उसके बाद वो क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये मेरा सरफेस और मेरी एक बुक है, ठीक है, यदि मेरा ये सरफेस है, ठीक है, ध्यान से सुना, जब भी ये सरफेस रफ होगा, ठीक है, जब सरफेस रफ होता है तो मेरे को फोर्स ज्यादा क्यों लगाना पड़ता है? बताओ, जब मेरे सरफेस रफ होता है, जब दोनों सरफेस आप रफ हैं तो मेरे को फोर्स ज्यादा क्यों लगाना पड़ता है? ठीक है, या जब मेरे का ये दोनों सरफेस क्या है? स्मूथ है, तो मेरे को फोर्स कम क्यों लगाना पड़ता है? क्या रीजन है? उसका रीजन भी क्या है? फ्रिक्शन है। क्यों फ्रिक्शन है? जब आपको पता है कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसके ऑपोजिट वर्क करता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स मैं लगा रही हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर लगाता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तब जब रफ सरफेस होगा, ठीक है, तो मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगी। क्यों फोर्स ज्यादा लगाऊंगी? क्योंकि मेरे को उसको मूव कराना है, इसलिए मैं ज्यादा
फोर्स लगा रही हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा लग रहा है, ठीक है। क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसके जितना मैं फोर्स लगाऊंगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वो भी लगाता है, ठीक है, अपोज करता है। अपोज करने की वजह से मेरे को क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स मेरा ज्यादा लगता है। पर जब स्मूथ होता है, ठीक है, जब स्मूथ सरफेस है तो मेरे को क्या है, फोर्स कम लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स होता है स्मूथ सरफेस पर कम लगता है। क्लियर, ये आपको माइंड में रखना है कि जब भी हम, अच्छा जब एक और एग्जांपल देती हूँ, जब हमारा जो फ्लोर होता है चिकना होता है, ऑयली होता है, हम क्यों गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं, तब क्योंकि हम फोर्स कम लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स कम लगाते हैं क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम है, जिसके कारण हम क्या है, गिर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच के सरफेस में फोर्स क्या है, कम लग रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है, जिसके कारण हम क्या है, गिर जाते हैं। क्लियर, ऐसा ही है, जब मेरा सरफेस स्मूथ होगा तब क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, मतलब मेरे को फोर्स भी कम लगाना पड़ता है। जब मेरा सरफेस रफ होगा, जब मेरे पास जो सरफेस है वो रफ है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि मेरे को उसको मूव कराना है तो मेरे को फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को मेरे को मूव कराना है तो फोर्स मेरे को ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्यों ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स है उसका अपोज कर रहा है, ठीक है, इसलिए मेरे को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। और उसमें कम लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें स्मूथ में फ्रिक्शन फोर्स अपोज कम कर पाता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। क्लियर, देख, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। जो भी फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमेशा जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है, जो मैंने फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसका कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज करता है, क्योंकि वो रोकना चाहता है, तो इसीलिए मेरे को फोर्स कम ज्यादा लगाना पड़ता है। क्लियर, फिर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किसके बीच में काम करता है, किसके बीच में एक्ट करता है, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच में क्या लग रहा है, मेरा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तब मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्लियर, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। एक तो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं और फोर्स ज्यादा कम क्यों लगता है, क्योंकि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, क्यों हमारे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको अपोज करता है, इसके कारण जो मेरा फोर्स कम ज्यादा लगता है, ठीक है। जब मेरा रफ सरफेस होगा तो मेरा फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा है, ठीक है। जब मेरा सरफेस स्मूथ होगा तो मेरा फोर्स कम लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। क्लियर, इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है मेरा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। पहले हमने फ्रिक्शन समझा कि फ्रिक्शन मोशन के अपोज करता है, उसके बाद आपस में कांटेक्ट में, जब दो सरफेस के बीच के कांटेक्ट में लगता है, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्लियर, अब मैं कह रहा हूं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले जो है द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस की नेचर ही अफेक्ट करती है फ्रिक्शन को। अभी मैंने आपको समझाया कैसे अफेक्ट करेगी, जब मेरा सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, तब क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। जब मेरा सरफेस रफ होगा, ठीक है, तब फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगता है वो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि जो फोर्स हम लगाते हैं उसके फोर्स का वो अपोज करता है, ठीक है। इसीलिए जब रफ सरफेस होगा तब फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जब सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। उसका एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक ब्रिक लेती हूँ, आपको पता है ब्रिक को एक हम रोप के साथ बांध देते हैं, ओके। फिर क्या करते हो, ब्रिक के जो नीचे का सरफेस, आपको पता है ब्रिक के नीचे का सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, और हमारे जो ब्रिक का नीचे का सरफेस और फ्लोर का सरफेस दोनों रफ है, ठीक है। तो वो क्या होगा, सरफेस रफ होने की वजह से तो आप फ्रिक्शन फोर्स नोट करना कि उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है, ठीक है। फिर मैंने उसके नीचे एक पॉलिथीन बांध देती हूँ, ठीक है, तो उसका सरफेस कैसा हो जाता है,
स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो वो जब स्मूथ सरफेस पे वर्क करता है तो उसका फ्रिक्शन कितना आएगा, दोनों का तुम नोट करना। हमेशा जब स्मूथ सरफेस पे वो मूव करेगी तो वो क्या होगा, उसका फ्रिक्शन कम होगा। जब वो रफ सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होता है, इसका रीजन यही है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है रफ सरफेस पे और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। क्लियर। तभी जब हमारा जो ये दोनों सरफेस चिकने हैं, ठीक है, ये दोनों दो सरफेस है आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, दोनों सरफेस क्या है, ऑयली है, चिकने हैं, तो क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और दोनों सरफेस यह है क्या है, रफ है, तो दोनों ये इसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर। इतना कॉन्सेप्ट में उसकी नेचर समझ में आई कि उसकी नेचर कैसी है, उसका सरफेस रफ है या स्मूथ है। रफ होगा तो ज्यादा, स्मूथ होगा तो कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्लियर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है अपोज करता है, हमारे फोर्स का अपोज करता है, इसीलिए। ओके। अब वो कह रहे हैं, अब फ्रिक्शन जो है तो कॉजेज क्या है, क्यों कारण है जो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें इरेगुलरिटीज होती है। इरेगुलरिटी मतलब इन्हें अनियमितताएं, मतलब दोनों, ये हमें सरफेस देखने में बहुत स्मूथ लग रहा है पर इसके अंदर बहुत इरेगुलरिटीज होती है। इसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, इसमें भी बहुत सारी, जिसके कारण जब इरेगुलरिटीज ज्यादा होती हैं तब मेरा क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स, मेरे को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है, ठीक है। फिर जब मेरा ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, ठीक है, स्टिकी है, ऑयली है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ये घूम के किस पे आ रहा है, उसकी नेचर, ये भी उसकी नेचर पे ही डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी होगी, क्योंकि इरेगुलरिटीज भी उस पर ही डिपेंड करती है। जब इरेगुलरिटीज ज्यादा है तो वो क्या हो जाता है, दोनों सरफेस में इंटरलॉक्ड हो जाता है, दोनों सरफेस लॉक हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनको जब मूव करवाना है, ठीक है, तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। पर उसके बाद यदि दोनों सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो इजीली मूव करेंगे, इजीली स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो इजीली जब स्लाइड करेंगे तो वो क्या होगा, तो इंटरलॉकिंग कम है, इजीली स्लाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जब इरेगुलरिटीज में क्या होता है, इरेगुलरिटीज होने की वजह से इंटरलॉक वो हो जाता है, दोनों सरफेस आपस में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। इंटरलॉक होने की वजह से उनको स्लाइड करवाने में हमें मुश्किल होती है, इसके कारण हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये सरफेस क्या है, चिकना है, ठीक है, ऑयली है, स्मूथ है, तो क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग कम होते हैं। इंटरलॉकिंग कम की वजह से मेरे को मूव कराने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा जो फोर्स है वो कम लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। इतना कॉन्सेप्ट आपको ये यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया है। उसके बाद कोई लिख रहा है, इरेगुलर ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। जब इरेगुलर होता है तब दो सरफेस आपस में क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, लॉक होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। क्लियर।